नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी किताब चल रही है। चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 का ये पार्ट 2 है। तो हम लोगों ने नेशनल हाईवेज की बात कर ली थी, स्टेट हाईवेज की बात कर ली थी। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में शुरुआत करेंगे। क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट नेशनल हाईवेज पूरे देश भर में फैले हुए हैं। स्टेट हाईवेज किसी एक स्टेट की कैपिटल को उसके आउटस्कर्ट्स एरिया से जोड़ते हैं। जब बात होती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, तो डिस्ट्रिक्ट रोड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दूसरे आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं उनसे जोड़ते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करो दोस्तों, तो इनको मेंटेन कौन करता है? जिला परिषद मेंटेन करता है। और आपको पता है कि जिला परिषद पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट रोड्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आ रहे हैं, बट फिर भी सेंटर की तरफ से इनके डेवलपमेंट के लिए पैसा जाता है। फिर बात करें अदर रोड्स की। अदर रोड्स में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो है रूरल रोड्स, जिनको बोला जाता है गांव की रोड्स। तो जो रूरल इलाके हैं हमारे देश के, जहां पे हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन रिजाइड करती है, इनको टाउन्स के साथ जोड़ना। तो रूरल इलाके और गांव को टाउन्स के साथ जोड़ने के लिए जो सड़कें हैं वो आती हैं आपकी अदर रोड्स की कैटेगरी में। और इन सड़कों को डेवलप करने के लिए स्कीम चलाई गई थी कुछ साल पहले, जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ओके, क्या एम था इस स्कीम का? कि देश के हर गांव को एक मेजर टाउन के साथ जोड़ा जा सके, एक ऑल सीजन मोटरेबल रोड। तो चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, ये जो आउटस्कर्ट्स वाले इलाके हैं ये किसी बड़े टाउन के साथ सस्टेनेबल बेसिस पे जुड़े रहे। आगे बात करते हैं बॉर्डर रोड्स की। इसमें बात करेंगे कि देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करके दोस्तों एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर पीएसयू है। ये क्या करता है? बॉर्डर इलाके में जो भी हमारी सड़कें हैं, और बॉर्डर इलाके आपको कहां नजर आ रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर। भैया ये चाइना के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, फिर राजस्थान का इलाका हो गया, गुजरात का इलाका हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो गया। तो ये जो बॉर्डर इलाके हैं, सिक्किम हो गया, यहाँ पे रोड्स को बनाने का ठेका कौन ले रखा है? किसने ले रखा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन केवल इंडिया में एक्टिव है, ये दूसरे देशों में भी एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल आपका श्रीलंका, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान। तो हमारे बॉर्डर इलाकों में रोड्स बनाने का काफी हद तक जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है वो है बीआरओ। इसको 1960 में 1960 में बनाया गया था, ताकि रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जब गलवान वैली में क्लैश हुआ था दोस्तों, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद एक मिशन मोड में सरकार ने रोडें बनाई है लद्दाख में, ताकि हमारे सोल्जर्स की ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो सके इस लद्दाख रीजन के साथ। ठीक है ना, ताकि अक्सई चिन पे जो चाइना कब्जा करके बैठ गया वो और अंदर लद्दाख में ना आ जाए। इसलिए ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक लीड ली थी और जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है। उसी तरीके से नॉर्दर्न इलाकों के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, सिक्किम जो कि चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं, इनके बॉर्डर रोड्स को भी प्रॉपर तरीके से बनाया जा सके, ताकि हमारी आर्मी और लोगों की एक्सेसिबिलिटी रहे। और बॉर्डर रोड्स को बनाने का एक और फायदा है, जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं ना आउटस्कर्ट्स में, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। ये देखिए, आपको यहाँ पे एक हिल ट्रैक दिखना है। अब आप इस हिल ट्रैक को समझ सकते हो कि पहले पूरा का पूरा पहाड़ रहा होगा, इस पहाड़ों को काट के बीच से सड़क निकाली गई है। तो कितना मुश्किल है इस इलाकों में सड़कें बनाना। आगे बात करते हैं दोस्तों। लाइक बटन दबा दीजिए वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेरी हेल्प भी कर सकते हैं, आपको कुछ और वीडियोस भी मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा सिलेबस में फ्री में करवा रहा हूँ, तो आप ज्वाइन बटन तो दबा ही सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपकी सारी जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो मैं सारे के सारे यूट्यूब वीडियोस के लिंक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता ही करता हूं। साथ साथ जो मेरी करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो भी मैं वहां पे शेयर करता हूं। अब आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक और अरुणाचल प्रदेश का सीन है, वो भी ठंडी का सीन है। नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड है और उस पर आपको ट्रक्स जाते नजर आ रहे हैं। पूरी की पूरी बर्फों से जड़ी हुई है सड़क। तो बर्फों की जो ड्रेजिंग होती है, मतलब इन सड़कों पर से बर्फ हटाना, ये काम भी अक्सर कर चलता रहता है और इस काम को भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। अब देखिए, जब रोड बनाई जाती है ना, तो किस मटेरियल के आधार पे वो बनाई जाती है उस हिसाब से भी रोड्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो अनमेटल रोड्स होती है और मेटल रोड्स होती है। मेटल रोड कौन सी रोड होती है? जो कि सीमेंट से बनी है, कंक्रीट से बनी हुई, इनफैक्ट कोल के कुछ कंस्टिट्यूएंट से बनी हुई है। ये ऑल वेदर रोड्स होती हैं।
ये कभी भी इनएक्टिव नहीं होती हैं, हमेशा ये फंक्शनल होती हैं। जो अनमेटल रोड्स होती हैं वो हमेशा फंक्शनल नहीं होती, तो रेनी सीजन में आप अनमेटल रोड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस फोटो को देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ जो लेफ्ट साइड वाली जो रोड है, जहां पे ऊपर की तरफ जो कार चल रही है, जहां 1 लिखा हुआ है, ये मेटल रोड है। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज आपको इस तरीके की दी जाएंगे। वहीं पे राइट साइड में जो बंदा आपको बाइसिकल लेके जाता नजर आ रहा है, ये भी आपको रोड ही नजर आ रही है, बट किसी भी प्रकार की ये मेटल रोड नहीं, अनमेटल्ड है। तो कहीं बहुत ज्यादा पानी भर गया, कुछ हो गया, तो ये जो रोड है वो इनएक्सेसिबल हो जाएगी। ये जो मेटल वाली रोड है, इसके ऊपर पानी गिरेगा तो स्लाइड होकर साइड में चला जाएगा, ये रोड काम करती रहेगी। मेटल रोड के ऊपर अगर बर्फ जमा होती है तो उस बर्फ को भी आप आराम से साइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रोड्स की दोस्तों। अब हम बात करते हैं रेलवेज की। देखिए, रेलवेज भी दे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट्स एंड पैसेंजर्स। मास बेसिस पे जब भी ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, चाहे आपको लोगों को ट्रांसपोर्ट करना हो एक जगह से दूसरी जगह, चाहे आपको सामान को ट्रांसपोर्ट करना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो रेलवेज का कोई तोड़ नहीं है अगर आप मास लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो। तो भैया बिजनेस कंडक्ट करना है, साइट सीइंग करनी है, लोगों को पिलग्रिमेज पे लेके जाना है, गुड्स को बहुत लंबे डिस्टेंसेस पे लेके जाना है, तो ये किसने पॉसिबल किया है? ये रेलवेज ने पॉसिबल किया है। आप देखिए, रेलवे हमारे देश के लिए पिछले 150 साल से एक इंटीग्रेटिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो रेलवेज हैं, जिनको अंग्रेजों ने बनवाया था इंडिया के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को और एक्सट्रीम करने के लिए, कहीं ना कहीं इन रेलवेज ने देश को जोड़ने का काम किया है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। ब्रिटिश सरकार ने रेलवेज बना ली। इन रेलवेज के दम पे हमारे देश के अलग अलग इलाके के जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, वो एक साथ आ पाए। जब वो एक साथ आ पाए, उन्होंने देश की प्रॉब्लम्स को समझी और लोगों को यूनाइट किया अंग्रेजों के खिलाफ एक यूनिफाइड फ्रंट देने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल में भी रेलवेज का एक मेजर रोल रहा है। प्लस इकोनॉमिक लाइफ में तो दोस्तों रहा ही है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में रेलवेज ने नो डाउट एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। इंडियन रेलवेज का इनॉग्रेशन कब हुआ था? भैया देखिए, पहली जो ट्रेन थी वो स्टीम ऑफ हुई थी, मतलब स्टीम इंजन पे चल रही थी, मुंबई से थाने गई थी 1853 में। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया था, तो वो तो पहली ट्रेन जर्नी थी इंडिया में। अभी के लिए आप देखें तो इंडियन जो रेलवेज है ये मेमथ हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है, 16 जेम्स में बटी हुई है इंडियन रेलवेज। अब देखिए, जब आप रेलवे लाइन बिछाने की बात करते हो और रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करते हो कंट्री में, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, यानी जिस जगह पे आप रेलवेज को बना रहे हो वहां की जियोलॉजी और ज्योग्राफी कैसी है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स, वहां पे पैसों का क्या हिसाब है, मतलब कि अगर आपने एक बार रेलवेज बना दी तो क्या उन रेलवेज को बनाने के लिए ठेकेदार और मतलब, अब देखिए, रेलवे को बनाने में सारे काम थोड़ी ना सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कहीं ना कहीं बहुत सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसोर्स करती है। तो क्या वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को करवाने के लिए लोग अवेलेबल हैं? क्या उन लोगों के पास लोन लेने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज हैं? तो इकोनॉमिक एंगल प्लस अगर रेलवेज बन गई तो क्या लोग टिकट खरीद के उसके ऊपर चढ़ेंगे तो रेलवे सस्टेनेबल होंगी? ये सब चीजें निकल के आ जाती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, तो रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें भी उसमें देखी जाती हैं। अब अगर आप बात करो हमारे देश के उस हिस्से की जहां पे रेल डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो इसको गेस करना मुश्किल नहीं, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो लैंड है वो काफी लेवल है, समतल जमीन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बहुत रिच हैं। तो अब बात यह है दोस्तों की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और जमीन समतल है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो रेलवे बनेगी तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आ जाएंगे। जमीन समतल है तो रेलवे को बनाने में प्रॉब्लम भी नहीं है। इसलिए नॉर्दर्न रीजन्स में बहुत फेवरेबल कंडीशन बनती है रेलवे को बनाने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि नॉर्दर्न इलाकों में भैया पानी बहुत है, नदियां बहुत हैं। अभी रेलवे लाइन अगर नदी के ऊपर से जाएगी तो आपको बड़े बड़े पुल, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आई। बट ओवरऑल आप देखोगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स में रेलवेज बनाना इतना मुश्किल नहीं हुआ जितना पेनिनसुलर इंडिया में रेलवेज बनाना मुश्किल हुआ। क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में रेलवेज को बहुत सारे छोटे हिल्स को काट के गैप्स में और टनल्स के बीच से निकल के बनाना पड़ा। आप हिमालय का एग्जांपल दे सकते हो, हिमालय में आपको जो रेलवे डेंसिटी वो ज्यादा नहीं मिलेगी। कभी सुना है कि कुल्लू मनाली या शिमला तक रेलवे जा रही है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। पूरा पूरा पहाड़ी इलाका है, वहां पे रेलवे बन ही नहीं सकती है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अब बात यह है कि अगर आप स्विट्जरलैंड में जाओ तो स्विट्जरलैंड के जो हिल स्टेशन है वहां तक रेलवे चली जाती है, स्विट्जरलैंड ने बना दी है।
भैया उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल ही अलग है, उनके पास पैसे ज़्यादा है, इंडिया के पास इतने पैसे नहीं है। तो टेक्निकली अगर आप देखो, अगर ह्यूमन माइंड और दिमाग जो इंडिया का है और इंडियन सरकार इस बात पर उतर आए कि हम शिमला मनाली तक भी रेलवे पहुंचा देंगे, तो पहुंच जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसके बेनिफिट उतने ज़्यादा नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं सरकार की विल पावर भी इसमें थोड़ी कमी रही है, इसलिए आज तक हिमालयन माउंटेनियस रीजन में आपको बहुत ज़्यादा रेलवे लाइंस नज़र नहीं आई हैं। उसी तरीके से कुछ और टोपोग्राफीज हैं जहाँ पे रेलवे लाइन उतनी आसानी से नहीं पहुंच सकती। जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में सैंडी प्लेन में चले जाइए, अभी वेस्टर्न राजस्थान में जो डेजर्ट वाला इलाका है वहाँ बहुत बालू और रेत मिलती है, वहाँ पे रेलवे नहीं बन सकती। गुजरात के स्वयम्स में, स्वयम्स मतलब कि पानी जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे रेलवेज नहीं बन सकती। मध्य प्रदेश में उन ट्रैक्स में जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रेलवेज नहीं बन सकती। फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में भी वो जगह है जहाँ पे फॉरेस्ट ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है, उन जगह पे रेलवेज का बनना मुश्किल है। फिर वेस्टर्न घाट्स में जो सह्याद्री वाला रीजन है, यहाँ पे भैया आपका रेलवेज बनना बहुत मुश्किल है। अब आपको मैं दिखा दूं सह्याद्री है कहाँ पे। ये जो पूरी की पूरी ग्रीन रंग में बेल्ट दिख रही है आपको, पहले लाइट ग्रीन, फिर थोड़ा मीडियम ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, तो आपको नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट से लेके जो साउदर्न वेस्टर्न घाट्स की जो पूरी की पूरी पेरिफेरी दिख रही है ना यहाँ पे आपको कलरफुल, ये पूरी की पूरी सह्याद्री है। कंटिन्यूअस वेस्टर्न घाट से इनको सह्याद्री बोला जाता है। सह्याद्री बहुत हद तक कंटिन्यूअस है, बीच बीच में कहीं पे गैप्स हैं जिनको बोला गया पासेस। थाल घाट, भोर घाट, वो मैंने अलग से पढ़ाया है। अगर आपको पेनिनसुलर इंडिया के मेजर माउंटेन पासेस के बारे में जानना है, तो आप माउंटेन पासेस मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए। यहाँ पे आपको पहली ही वीडियो मिलेगी, इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पे मैंने आपको पेनिनसुलर इंडिया के इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस के बारे में बता रखा है। फिर दूसरी वीडियो है आपको इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये भी आप चाहे तो देख सकते हो, आपको काफी कुछ जानने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, रिसेंटली कोंकण रेलवेज डेवलप हुई वेस्ट कोस्ट पे, जिसने पैसेंजर्स और गुड्स के मूवमेंट को अच्छा कर दिया है। तो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न बेल्ट है हमारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे कर्नाटका, आपका गोवा, महाराष्ट्र, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स पड़ते हैं, केरला। तो कहीं ना कहीं जो पैसेंजर मूवमेंट है वो अच्छा होना चाहिए यहाँ पे, इस रीजन की इकोनॉमी को सुधारने के लिए। हालांकि दोस्तों, इन जगहों पे जो रेलवेज बिछाई गई हैं, कभी कभी वो लैंडस्लाइड्स और स्ट्रेचेस के चलते खतरे में आ जाती हैं, क्योंकि टोपोग्राफी काफी खतरनाक है। वेस्टर्न घाट्स की जो टोपोग्राफी है वो रेलवेज के लिए उतनी अच्छी है नहीं। अभी रेलवे जो लाइन होती है दोस्तों, रेलवे ट्रैक होते हैं ना, वो भी अलग अलग तरीके के हैं। जैसे ब्रॉड गेज, उसमें जो दो रेलवे पट्टियों के बीच में चौड़ाई है वो 1.676 मीटर है। मीटर गेज, उसमें जो दो पट्टियों के बीच की चौड़ाई है वो 1 मीटर है। नैरो गेज, यहाँ पे चौड़ाई 0.762 मीटर या 0.610 मीटर। अगर आप बात करें इंडिया में डोमिनेंट कौन सी है, तो ब्रॉड गेज है। तो भैया यहाँ पे आपको रूट दिख जाएगा 63,491 किलोमीटर का। टोटल ट्रैक आपको मिलेगा 1,17,560 किलोमीटर। उसके बाद मीटर गेज, अभी मीटर गेज ब्रॉड गेज के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है, और नैरो गेज तो मीटर गेज से भी कम है। तो ये तीन प्रकार के रेलवे ट्रैक्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। हमारी इकोनॉमी में रेलवेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आप बाकी सारों को एक साइड कर दो, यानी एयरवेज और रोडवेज को एक साइड कर दो, रेलवेज को, सॉरी, रोडवेज और एयरवेज को एक साइड कर दो, रेलवेज को दूसरी साइड कर दो, तो रेलवेज टक्कर देती है दोनों को। हालांकि एयरवेज और रेलवेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेलवेज बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है। बहुत सारे लोग रेलवेज को बिल्कुल ही फ्री का माल समझते हैं, बिना टिकट दिए चढ़ जाएंगे। ठीक है, रेलवे प्रॉपर्टी को थेफ्ट किया जाता है, डैमेज किया जाता है, तो कभी शीशे निकाल ले गए, कभी अंदर लगा कुछ और निकाल ले गए। भैया एसी गाड़ी कहीं गलती से बिहार से निकल गई या यूपी के बिल्कुल पिछड़े इलाके से निकल गई, रुक गई, तो कुछ लोग उसके कुछ चुरा लिया। तो इस टाइप की चीजें बहुत चलती हैं। तो भैया रेलवे प्रॉपर्टी को लोग अपने घर की चीज समझते हैं। ठीक है, फिर ट्रेन चलती हुई को उसमें चेन खींच के उसको रोक देंगे। अभी चेन खींचने की वजह से जब ट्रेन रुकती है तो उससे ट्रेन को काफी नुकसान होता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। अब बात करिए पाइपलाइंस की। जो पाइपलाइन का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, ये एक नई तरीके की चीज है। पहले ट्रांसपोर्ट, पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया जाता था। अब भैया क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया ऑयल और नेचुरल गैस के फील्ड से अगर उसी रॉ मटेरियल को नेचुरल गैस की रिफाइनरी में पहुंचाना हो या क्रूड ऑयल की रिफाइनरी में पहुंचाना हो, तो कैसे पहुंचाया जाएगा, तो इन पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाया जाएगा। तो रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस लगती है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में लगती है, बिग थर्मल पावर प्लांट्स में लगती है,
कैसे पहुंचाओगे आप नेचुरल गैस को यहाँ पे, क्रूड ऑयल को यहाँ पे? तो भाई पाइपलाइंस के थ्रू।